गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 में प्लांट एंड एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? किसी भी सजीव के चारों तरफ का वातावरण, जिस जगह वो सजीव रहता है उसको घेरने वाला माहौल एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। एनवायरनमेंट में उसके आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास कितना तापक्रम है, पानी जो है वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ की हवा कैसी है, आसपास दूसरे सजीव कैसे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और भी बहुत सारी चीजें मिलकर किसी भी सजीव का वातावरण या एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए जो ब्रांच बनी गई वो ब्रांच कहलाई इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है वो नाम दिया रीटर ने, रीटर ने 1865 में 1865 में रीटर ने ये नाम दिया, जिसके की हिसाब से ये जो इकोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी हुई है। इकोलॉजी का मतलब है ओइकोस, ये ग्रीक शब्द है। ओइकोस और लॉजी, ओइकोस का मतलब है होम, लॉजी मतलब है स्टडी ऑफ। तो सजीवों के घर की या उनके होम की स्टडी को रीडर ने इकोलॉजी नाम दिया, जिसको कि इंग्लिश में इकोलॉजी कहा गया। इकोलॉजी को फिर ई हेगल ने आगे परिभाषित किया और इन्होंने 1886 में ये बताया कि इकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। किसी भी सजीव का उसके चारों तरफ स्थित वातावरण के साथ जो संबंध है उसको इन्होंने इकोलॉजी नाम दिया। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके बाद ओडम ने 1965 में इकोलॉजी को डिफाइन किया कि इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि प्रकृति की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है उसको ओडम ने इकोलॉजी कहा। तो इकोलॉजी जो है इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। और ये जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म पर बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो सजीव है उसका होम जहाँ पर वो रहता है वो कहलाता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? घर, जहाँ पर कोई भी सजीव रहता है वो है हैबिटेट। तो स्टडी ऑफ हैबिटेट अगर हम कर रहे हैं तो हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म पर और ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पर दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि वो जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें क्या क्या
चीजें शामिल है जिसका कि सजीव पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि फैक्टर्स का नाम दिया गया है, कारक का नाम दिया गया है, और ये कारक कई तरह के होते हैं, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक क्लियर है कि एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग फैक्टर, जो कि जीवित नहीं है, वो यहाँ पर एबायोटिक आते हैं, और क्योंकि ये जीवित नहीं है इसलिए इनको फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। और दूसरे तरह के हैं बायोटिक फैक्टर, जो कि सजीव है। तो दो कारक जो है वो किसी भी सजीव के वातावरण में शामिल है, वो है या तो जीवित कारक या निर्जीव कारक। निर्जीव कारक को अगेन 3 प्रकार में बांटा है अध्ययन की सहूलियत के लिए, और ये 3 कारक है क्लाइमेटिक, क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक, एडेमिक फैक्टर और फिजियोग्राफी। ये 3 अगेन कैटेगराइज किया। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगेन बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड है, जैसे एटमॉस्फेयर एंड गैसेस। ये हमारे जो चारों तरफ वो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, वहाँ का तापक्रम कितना है, वहाँ पर नमी कितनी है, कौन सी गैसेस है, और भी उसके साथ साथ क्या क्या चीजें शामिल है या नहीं है। दूसरा कि जल जो है जलवायु में वो कितना है और किस तरह से है। तीसरा है लाइट। लाइट हमको पता है कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, जो कि सारे सजीवों के, चाहे वो प्रकाश संश्लेषी हो या नहीं हो, तो सभी सजीवों का भोजन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस लाइट से बनता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनिजम्स पर। नेक्स्ट है रेनफॉल, रेनफॉल की कितनी बारिश हो रही है, कितना पानी जो है बरसात के रूप में आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, बारिश का पानी जो है वो किस तरह से धरती तक पहुंच रहा है। और नेक्स्ट है विंड या हवा, वायु जो है उसकी दिशा क्या है, उसकी गति क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये थे क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के बाद है एडेमिक फैक्टर। एडेमिक फैक्टर में फर्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब है कि मृदा का निर्माण किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि मृदा जो है वो पत्थरों के रगड़ने से, उनके टूटने से और उनके घिसने से बनती है। तो यहाँ पर हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, कौन से कारक है जो कि सॉइल कौन सी बनेगी उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि अगर हम किसी भी जगह विशेष की मृदा के बारे में हम देखें तो उसकी मृदा के प्रकार हमें पता चलते हैं कि मृदा वहाँ की कैसी है, उसका प्रोफाइल कैसा है, किस तरह के सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है ये क्लासिफिकेशन, जिसमें कि यहाँ पर मृदा का विभिन्न प्रकार की मृदा के प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। और नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, की मृदा का संगठन क्या है। और ये जो सारी चीजें हैं ये एडेमिक फैक्टर कहलाते हैं, जो कि सॉइल को डिसाइड करते हैं कि मृदा की प्रकृति या उसके बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फिजियोग्राफिक फैक्टर, जिसको कि टोपोग्राफिक फैक्टर भी कहते हैं। ये जो टोपोग्राफिक फैक्टर है या फिजियोग्राफिक फैक्टर है, ये उस जमीन की या उस सतह के बारे में बताते हैं जिस सतह पर सजीव है। वो जगह चाहे कोई भी हो, वो कितने एल्टीट्यूड पर है, इस पर उस सजीव का पर इस बात का फर्क पड़ता है। एल्टीट्यूड का मतलब है समुद्र तल से उस सजीव के हैबिटेट की जगह कितनी जो है वो ऊंचाई पर है या गहराई पर है।
ये है एल्टीट्यूड ऑफ फिजियोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड माउंटेन्स, कि जो उतार है, स्लोप है, उसकी दिशा कौन सी है, जो पहाड़ है उसकी दिशा कौन सी है, पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है, कि किस तरह से है, उस हिसाब से ये जो है वहाँ की क्लाइमेट डिसाइड होती है, वहाँ का जो है ये एबायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट है स्टीपनेस ऑफ स्लोप, कि अगर ढलान है तो वो ढलान कितना है, उसकी स्टीपनेस, उसका ढाल कैसा है, कि उसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल कम है या ज़्यादा है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसकी स्लोप की स्टीपनेस भी ऑर्गेनिज्म पर इम्पैक्ट डालती है। तो ये थे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इन फैक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, क्या है एबायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी कि जलवायुवीय कारक, और हम पढ़ चुके हैं कि जलवायु जो है वो जल और वायु यहाँ पर क्लियर है, तो मेन इसके है कि यहाँ पर जल, वायु, प्रकाश, तापक्रम, गैसें, ये जो चीज़ें सब मिलकर क्लाइमेटिक फैक्टर बनाती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर सजीव पर, उस सजीव पर जो इस जलवायुवीय फैक्टर्स वाले माहौल में रहता है उस पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में से पहला हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेयर एंड गैसेस। एटमॉस्फेयर एंड गैसेस इसका फर्स्ट पार्ट है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हमको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ बहुत सारी जो हैं वो लेयर्स हैं। जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की, कई तरह की गैसेस शामिल हैं। ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस की डेंसिटी वहाँ पर अलग अलग है, और ये जो डेंसिटी है ये डेंसिटी के हिसाब से इसको अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग रीजन्स में या जोन्स में बांटा गया। ये जो जोन्स हैं या रीजन्स हैं, ये एक क्लियर कट डिवीजन है पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण में, और इसके हिसाब से अलग अलग जो जोन है उसमें से पहला है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? पृथ्वी के जो सतह है उसके पास वाला भाग जो है वो है ट्रोपोस्फियर।
ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के सतह के सबसे करीब वाला भाग है ट्रोपोस्फियर, और इस ट्रोपोस्फियर की लेंथ 20 किलोमीटर्स तक हो सकती है। ये जो लेंथ है ये वेरी करती है। ये पोल्स पर 8 किलोमीटर्स और 18 किलोमीटर्स होती है इक्वेटर पर। ये जो लेयर है इसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और ट्रोपोपॉज जो है इसकी बाउंड्री लाइन है। ये है ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोस्फियर को नेक्स्ट लेयर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये इसकी बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन के और अर्थ के सरफेस के बीच वाला 8 से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर वाला एरिया जो है वो कहलाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जैसे हम दूर जाते जाते हैं, पृथ्वी से हाइट की तरफ आगे जाते जाते हैं यहाँ पर ट्रोपोस्फियर की तरफ, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता जाता है। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है। ये नॉर्मल फॉल है टेम्परेचर का। यहाँ पर जो है डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो डस्ट पार्टिकल है ये जब इन पर सोलर लाइट पड़ती है, सन की जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये बिखरे बिखरे दिखाई देते हैं। और ये जो है ये रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन डस्ट पार्टिकल पर पड़ता है तो ये डस्ट पार्टिकल ब्लू एंड वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और बाकी जो कलर्स हैं वो ब्लू एंड वॉयलेट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी के कारण जो आकाश का रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश इस पर आता है तो उस सूर्य के प्रकाश के 7 रंग में से केवल ब्लू और वॉयलेट लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और बाकी के कलर्स को ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर देते हैं। यहाँ पर जो वाटर है वो 90% जो है वो वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। और ये जो है ये वो रीजन है जहाँ पर क्लाइमेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, या यहाँ पर जो जलवायुवीय घटना जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे आंधी तूफान, बिजली का कड़कना या बादलों का बनना, ये सारी चीज़ें जो है इस रीजन में ट्रोपोस्फियर वाले रीजन में होती है। तो ट्रोपोस्फियर वाला रीजन जो है पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वाला रीजन है, जहाँ पर कि सारी की सारी जलवायु घटना हमें दिखाई देती है और जहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। टेम्परेचर
पाया जाता है, वाटर जो है यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो है ये है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे ही इसकी बाउंड्री जो है स्ट्रेटोपॉज कहलाती है। स्ट्रेटोस्फीयर किलोमीटर का एरिया जो है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20 किलोमीटर तक कांस्टेंट होता है, और आगे वाले 30 किलोमीटर एरिया में या 20 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये जो रीजन है ये स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो 15 से 45 किलोमीटर वाला एरिया जो है वहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। इस ओजोन गैस के होने के कारण इसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, और ये ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये उससे हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो है ये है ओजोनोस्फीयर। यहाँ की हवा जो है वो अच्छी होती है, विरल होती है और कूल होती है, ठंडी और शांत होती है। शांत का मतलब है यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस नहीं होते। इसलिए ये जो एरिया है ये एयरक्राफ्ट के लिए, वायुयानों के लिए सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, अच्छी लेयर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंधी, तूफान या क्लाइमेटिक वेरिएशंस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर नहीं पाई जाती। शांत जो है ये सतह है, इसलिए वायुयान जो है ये यहाँ पर चलाए जाते हैं, इस एरिया में उड़ाए जाते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको कि ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। आयंस का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है ये चार्ज लेयर है जो कि आयनोस्फीयर कहलाती है। और ये जो है यहाँ पर लाइट इसकी जो है यहाँ पर एयर स्कैंटी और कूल है। ये 80 से 400 किलोमीटर
400 किलोमीटर का मतलब है पृथ्वी की सतह से 80 से 400 किलोमीटर का एरिया आयनोस्फीयर कहलाता है। इस एरिया में जो पार्टिकल्स होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। इसी आवेशित कणों के कारण, इन्हीं आवेशित कणों के कारण जो रेडियो तरंगे या दूसरी तरंगे जो पृथ्वी से जाती है वो इनसे टकराकर वापस आ जाती है। तो ये जो लेयर्स है, ये जो प्रॉपर्टी है आयनोस्फीयर की, इस प्रॉपर्टी के कारण ही रेडियो, मोबाइल और टीवी, टेलीविजन, इनका जो है आविष्कार संभव हुआ है। जो रेडियो तरंगे हैं वो इनसे टकराकर वापस आती है, इसी तरह से मोबाइल और टीवी भी। और ये जो है वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए ये आयनोस्फीयर जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लेयर है, सूटेबल सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह के 880 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर जो है ये बहुत गर्म वाली सतह है, क्योंकि ये जो है ये सूरज से आने वाली जो रेडिएट एनर्जी है, जो प्रकाश है या हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म रीजन है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर होते जाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सोस्फीयर। ये जो है 400 से 600 या इससे ज़्यादा वाला एरिया जो है ये एक्सोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर दूर वाला एरिया एक्सोस्फीयर कहलाता है। यहाँ की हवा जो है विरल होती है और ये जो है सबसे दूर है पृथ्वी की सतह से। ये जो है ये अंत में जाके आकाश में मिल जाता है और ये जो है ऐसी सरफेस है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इस सतह पे जो रॉकेट या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये जो है इस लेयर में स्थापित की जाती है और उनसे एक्सोस्फीयर के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो अर्थ के बाहर की तरफ ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है और स्ट्रेटोस्फीयर के चारों तरफ क्या है, आयनोस्फीयर और आयनोस्फीयर के चारों तरफ एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर के बाहर की तरफ है स्काई। तो जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है ये जो है ये चेंज होते जाते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब वाली ट्रोपोस्फीयर है और सबसे दूर वाली एक्सोस्फीयर है। और ये जो है ये कहीं कोई ऐसी क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन ये जो है ये इनके उपस्थित पदार्थों के, गैसों के घनत्व के आधार पर इसको विभिन्न लेयर्स में डिवाइड किया गया है और इन लेयर्स में जो है डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये तो था अबाउट एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर।